So when atom receives energy, electron goes to some higher energy state. There it will stay for approximately 10 to the power minus 8 seconds and then returns to lower energy state, and in this case the energy emitted will be delta E is E2 minus E1. Delta E is energy emitted out, E1 energy in lower orbit, E2 is energy in higher orbit. अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो डेल्टा ई की जगह एच न्यू रख के फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ निकालना है तो डेल्टा ई की जगह एस सी बाई लेमडा रख दो। मान लो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E3 माइनस E1. E3 will be energy in third orbit and E1 is the energy in first orbit, and so on. So what is happening here? These are the different orbits. First orbit, second orbit, थर्ड ऑर्बिट. ये गैप जो है ऑर्बिट्स के बीच में इंक्रीज होता जाता है. n इज इक्वल टू 4. इलेक्ट्रॉन रिसीव्स एनर्जी, गोज टू हायर एनर्जी स्टेट. देयर इट स्टेज फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड. अब ये जरूरी नहीं कि फोर्थ में जाएगा, ये किसी भी हायर में जाएगा अकॉर्डिंग टू हाउ मच एनर्जी इट इज गेटिंग. अगर इतनी एनर्जी है कि केवल थर्ड तक पहुंचे तो फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, फोर्थ तक पहुंचने की एनर्जी है तो फोर्थ में, सेवन तक पहुंचने की है सेवन तक. बट दैट ऑर्बिट इज नॉट परमिटेड टू द इलेक्ट्रॉन, सो इट विल स्टे ओनली फॉर दिस मच टाइम और फिर रिटर्न करेगा. अब रिटर्निंग जो है यहां से यहां हो सकती है, यहां से यहां हो सकती है और फिर यहां से यहां हो सकती है. इन 3 स्टेप में ये रिटर्न कर सकता है. अगर इस स्टेप को फॉलो किया तो फ्रीक्वेंसी एमिटेड आउट 4 में से 3 में आ रहा है तो E4 माइनस E3 अपॉन H, ये फ्रीक्वेंसी इस स्टेप पे एमिटेड आउट होगी. अगर थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बदल जाएगी, E3 माइनस E2 अपॉन H. तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ और एमिट हुई, ये फ्रीक्वेंसी कुछ और एमिट हुई. तो यहां पर इन फ्रीक्वेंसीज की पोजीशन पे ब्राइट लाइंस मिलेंगी, बीच में गैप में डार्क रहेगा, केवल इन फ्रीक्वेंसी की पोजीशंस पे ब्राइट लाइन. ये वाले में जो रेडिएशन एमिट होगा, इस वाले में जो रेडिएशन एमिट होगा E2 माइनस E1 अपॉन H, जो कि 2 से 1 में आ रहा है. तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एमिटेड आउट. हो सकता है यहां से यहां डायरेक्ट आए तो जो फ्रीक्वेंसी एमिटेड होगी E4 माइनस E2, E4 माइनस E2 अपॉन H, ये कुछ और वैल्यू होगी. उसका मन हुआ तो डायरेक्ट ट्रांजिशन करेगा. इस केस में E4 माइनस E1 अपॉन H एंड सो ऑन. इन दिस वे डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर एमिटेड आउट. Any problem up to this step? Yes, sir. Anyone has problem? Sir. Yes. सर H की वैल्यू क्या होगी?
H की वैल्यू जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, H की वैल्यू वही रहेगी, गिवन भी होगी पेपर में। H इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, दैट विल बी गिवन इन द पेपर। सो इस तरह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन एमिट आउट होंगे। सारी फ्रीक्वेंसीज एमिट नहीं होंगी तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट विल बी लाइन स्पेक्ट्रम इन विच सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज आर एमिटेड आउट, नॉट ऑल फ्रीक्वेंसीज। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है। तो रदरफोर्ड का जो सेकेंड ड्रॉबैक था वो भी यहां से खत्म हो जाएगा। देन राइट डाउन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब एटम की nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, he can ask this derivation. Write down according to Bohr's quantization condition, that is electron can revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। ये जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो केवल वही ऑर्बिट परमिटेड होंगी जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये मान लो न्यूक्लियस है और हम किसी nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो होगा +Ze होगा और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो -E होता है। तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और nth ऑर्बिट है तो Rn कर देते हैं, सबस्क्रिप्ट में n लगा दिया। That can be first orbit, that can be second orbit, that can be third orbit। तो किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन को ओबे करते हुए ही रिवॉल्व करेगा वो। तो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में होगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट लाइन में इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular orbit and requires centripetal force which is obtained from electrostatic force of attraction
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए होगा, और वो सेंटीपीटल फोर्स हमेशा कहीं से ऑब्टेन होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही प्रोवाइड करेगा इसको नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। आर एन सबस्क्रिप्ट में है, मतलब किसी भी ऑर्बिट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एनी ऑर्बिट। और ये सेंटीपीटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ से 1/4πε0 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, फोर्स में हम साइन कंसीडर नहीं करते हैं, अपॉन r²। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन को भी ये ओबे करेगा, और सेंटीपीटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग बाय 2, इसको स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो तो m² v² r² n² h² अपॉन 4π², स्क्वायर कर दिया और डिवाइड कर दिया mv² अपॉन 1/4πε0 Ze² अपॉन rn²। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा m² v² rn², और इसको डिवीजन में रिवर्स करके लिख दो rn अपॉन mv², n² h² अपॉन 4π², और डिवीजन में रिवर्स कर दो 4πε0 rn² अपॉन Ze²। डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो रिवर्स कर देते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से फाइंड हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। ये m और ये m, ये v² और ये v² कंप्लीट, ये rn² लेफ्ट में और rn² राइट में कैंसिल, 4 पाई, तो Rn will be equal to ε0 h² n², यहाँ पे बचा ε0 h² n², पाई ये बचा है, m यहाँ से नीचे आ गया Ze²। This is the expression for radius of nth orbit। nth ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला आ गया, एटम की nth ऑर्बिट का रेडियस। अगर तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n की जगह 1 रख दोगे, फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है n की जगह 2 रख दो, थर्ड का निकालना है n की जगह 3 रख दो। तो रेडियस इन nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n², बाकी ε0 h²
पाई एम इलेक्ट्रॉन का मास, जेड गिवन एटम का एटॉमिक नंबर और ई, ये सब कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यू आर गेटिंग हियर। नेक्स्ट लाइन, सो रेडियस ऑफ, यस Sir, can you explain the question 2? पार्डन, Sir, question 2 में MP स्क्वायर क्लास आया। योर डिस्टर्बेंस इज वेरी मच, क्लियरली नॉट ऑडिबल यू आर, रिपीट। Sir, question 2 में MP स्क्वायर कहाँ से आया? ये mv स्क्वायर अपॉन आर, Yes, sir. सेंटीपीटल फोर्स 11 में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंटीपीटल फोर्स, और सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंटीपीटल फोर्स कहीं से ऑब्टेन होता है जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सेंटीपीटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से आया। ये कूलम्स लॉ से, और ये सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। एनी अदर डाउट? No, sir. ओके, राइट डाउन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। You were dictating something else, sir. या वो उसमें करेक्शन कर लो, द रेशियो ऑफ रेडियाई, हम रेडियस बोले थे, इसको कर लो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, दैट इज 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्योंकि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n है, तो 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ रेडियाई यू विल बी गेटिंग R1 is to R2 is to R3, 1 is to 4 is to 9। तो अगर पहला रेडियस R है, पहली ऑर्बिट का रेडियस R है, तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 4R होगा। इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती है ऑर्बिट। जब ऑर्बिट हम बनाए थे तो गैप बढ़ाते जा रहे थे। तो अगर पहली ऑर्बिट का रेडियस R है तो सेकेंड का 4R होगा और थर्ड का 9R होगा। गैप गोज ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ थर्ड, फिफ्थ एंड नाइन्थ, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ ऑर्बिट? यस, एनीवन कैन टेल मी what is the ratio of radii of third, fourth, third, fifth and seventh orbit? Yes, 3 square. 3 square, 5 square, 7 square, that is 9 is to 25 is to 49। तो किसी भी रेडियाई का रेशियो वो पूछ सकता है। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। देन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मान लो हाइड्रोजन एटम के लिए वो पर्टिकुलर केस कर दे, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन के लिए Z जो है 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इस Z की जगह जब 1 रखोगे तो रेडियस विल बी कमिंग एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर पाई m, Z की जगह 1 हो गया e स्क्वायर।
और इस पूरे कांस्टेंट को अब सॉल्व कर लोगे। अब एटम की डिपेंडेंस भी खत्म हो गई यहां पर। एप्सिलॉन नॉट फिक्स कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है, पाई फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। और जब इसको सॉल्व करोगे, पुट करोगे वैल्यू और सॉल्व करोगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा ये। वैसे तो सॉल्व करने पे 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा, उसको एंगस्ट्रॉम में लिखोगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जनरल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। This is the radius of nth orbit of hydrogen atom. बताओगे हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस? यस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हो गया। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वैसे ही वैल्यू बता दो, बस उसमें सॉल्व मत करो। 2.21 एंगस्ट्रॉम। 0.53 इंटू 4, वट एवर यू गेट। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 इंटू 9। Now radius of first orbit of hydrogen atom 0.53 angstrom, and it is known as Bohr's radius. इसको बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। अगर वो कहे बोर्स रेडियस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है ये। देन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम